Bismillahirrahmanirrahim. I am Dr. Sayyid Irfanullah, Frontier Law College, Peshawar. अच्छा प्लीज़ अभी तक मतलब जो चीज़ें हमने कवर की हैं MS Word और MS Excel, Microsoft Word और Microsoft Excel। तो तौफीक तो शायद थोड़ी बहुत मिली होगी कि घर में कभी आएगी नहीं गया होगा। यस सर, वो बन गया था और आपने अपलोड किया है। तो वही तो मैं कह रहा हूँ ना कि इज्जत और मिशन में जो है ना एडवांटेज एक मिलता है कि आपको पूरी कन्वर्सेशन नजर तो अभी ये रिकॉर्डिंग ऑन है और अभी ये रिकॉर्ड हो रही है। तो मतलब सीधी बात ये सॉफ्टवेयर ना कैमटेशिया स्टूडियो उससे हम रिकॉर्ड करते पूरे स्क्रीन में। तो मकसद ये होता है ना कि अभी amateur स्टूडेंट्स का मैं मतलब ये वो ओपिनियन में रखूँगा कि मतलब हम कोई ऐसी बात नहीं करते कि जो अखलाक से गिरी हुई हो, ठीक है। तो अगर रिकॉर्ड होती है दैट इज द क्लास सेशन, तो बेसिकली उसको मसला नहीं है कि बंदा कहे कि यार ये रिकॉर्ड होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। एनी हाउ अच्छा आज जो है मतलब थोड़ा सा ये कर लेना कि वर्ड और एक्सेल को देखिए अक्सर तुम यहाँ पर भी पढ़े हुए हैं, ठीक है। और शुरू में उसने कहा था कि इस तरह से आ ही नहीं होते। तो मतलब जब मैं उस आता हूँ सबसे पहले मैं ये सिस्टम ऑन कर देता हूँ कि ऑन होते ही या नहीं होते, तो दे आर वर्किंग फाइन, ठीक है। तो जिनके पास घर में कंप्यूटर वगैरह नहीं है तो वैसे कोई जब प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। दूसरा ये है कि मतलब मैं क्लास में मतलब जो मेरी तवज्जो है सारी और इस पर कि मैक्सिमम वर्क को मैं यहाँ पर कवर करूँ, ठीक है। तो मतलब इस वजह से शायद मतलब उधर मैं क्लास में दौरान उधर आपको ना लेके जा सकूँ, ठीक है। हाँ टाइम में दिया करूँगा कि आप जब इधर काम करें तो उधर भी आपको टाइम पर मिले, लेकिन बहरहाल इंटरेस्ट की बात होती है कि बंदा खुद करे। इसके अलावा ये है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का दौर है और बीइंग लायर्स एंड इफ समवन ऑफ यू बिकम अ जज, तो मतलब इससे कोई मतलब आप इनकार नहीं कर सकते कि टेक्नोलॉजी 5 साल बाद और भी ज़्यादा एडवांस हुई होगी। बल्कि एक प्रपोजल तो अभी ये भी है कि जितना भी एक्सक्यूज़ मी आप इधर से उठे ना, आप इधर आ गए, ठीक है ना, कि जितना भी ताना कल्चर है और जुडिशरी सिस्टम है इसको अभी फुली कंप्यूटराइज किया जाए, जिस तरह ये नादरा और दूसरे जो ऑफिस या बैंक्स वगैरह है उनको कंप्यूटराइज किया गया है। तो मतलब ये है कि जब आप जाओगे तो ज़ाहिर है कि मतलब ये चीज़ और भी ज़्यादा होगी। तो इंटरेस्ट के अलावा मतलब ये है कि अगर आप लोग ख़ुद भी इसको करें तो आई थिंक इट विल बी फार बेटर एंड सुपीरियर। एनी हाउ आज जो है हम एक और मॉड्यूल को कर रहे हैं, दैट इज़ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। This is the third module, fourth module of the Microsoft. Microsoft Windows, Microsoft Word,
Microsoft Excel and Microsoft Access. तो आज जो है हम डिस्कस कर रहे हैं Microsoft Excel. थोड़ा सा मैं बता दूंगा कि MS Word क्या है, MS Excel क्या है, एंड नंबर 3 MS Access क्या चीज. तो आप देखें, all the three are the products of Microsoft. Clear? Then they have, each of these products have a special work or task to perform. While discussing Microsoft Word, we discussed that it is used for document writing, book writing, text writing, case preparation, writing the order and judicial judgments, and so on and so on. So 90% in offices you will use Microsoft Word. Clear? That's why during the course, during the session, I gave maximum time to Microsoft Word. That was the reason that I give maximum of the most of the time to Microsoft Word. Anyhow, at the last, when we have some more time, again I told you prior to starting the course, we will give some more time to these products to discuss them in more detail. But anyhow, at the moment I am very much interested first of all to cover up your course. Clear? Then Microsoft Excel, somehow 5 to 6% in your offices you will use Microsoft Excel for some of the purposes. For example, if you are keeping the track or record of the clients, their dues, their fees, the cases where with judge you will go and present your case, and what will be the topic and what will be the next one. All these specifically where the mathematics or mathematical operations are required. So you are using Microsoft Excel. मतलब दोबारा मैं बता दूं कि Microsoft Word आप कहाँ पर यूज़ करते हैं कि जहाँ पर आप डॉक्यूमेंट राइटिंग, केस प्रिपरेशन, ऑर्डर राइटिंग, बुक्स वगैरह जब आप लिखते हो तो वहाँ पर हम कौन सा टूल यूज़ करते हैं Microsoft का? Microsoft Word. MS Excel, चूँकि बीइंग अ लायर आपको मैं ज़्यादा गाइड करूँगा, तो MS Excel में क्या है, अगर एक लायर इसको यूज़ करेगा तो ये यूज़ करेगा कि उसका क्लाइंट है, उसके साथ मीटिंग कब है, फीसें जो है इसने कब दी हैं, कैसे वो फीसें सबमिट करें, किस विजिट में कितनी फ़ीस सबमिट की, कितनी फ़ीस उसको रहती है. समझ आ गई क्या नहीं? इसके अलावा अगर बीइंग अ जज कोई भी फाइनेंशियल केस आता है, मतलब कि जिसमें मनी इन्वॉल्व हो, चार्टर्ड अकाउंटेंसी या बैंक्स, क्योंकि जज के सामने तो हर तरह के केसेस आ सकते हैं, तो जहाँ पर कैलकुलेशन इन्वॉल्व होंगे तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वहाँ पर फिर इस्तेमाल होगा. इस बात की समझ आ गई कि नहीं? अच्छा, अब देखिए ब्रॉडर कैटेगरी से हम स्पेशलाइज्ड कैटेगरी में जाने लगे हैं. MS Word ज़्यादा ब्रॉडर and vastly used in a business like being a liar also it is used. MS Excel उससे थोड़ा कम आपके इस्तेमाल में होगा. नेक्स्ट जो है Microsoft Access, तो ये इससे भी निस्बतन कम इस्तेमाल होता है, लेकिन चूँकि आपके कोर्स में है तो बीइंग कवरिंग द कोर्स मुझे मतलब ये करना पड़ेगा, और कॉन्सेप्ट्स मुझे मतलब ज़रूर हम चाहते हैं कि मतलब आपको दें. जी एग्जैक्टली रीज़न ये होती है ना कि मतलब नेक्स्ट जो आप उठे इधर से, स्टैंड अप, इधर आ जाओ आगे.
बैठ जाओ इधर। क्योंकि आजकल गवर्नमेंट ने साइबर क्राइम्स या साइबर लॉ के नाम से भी लॉ पास किया हुआ है, तो मतलब डेटाबेस रिलेटेड और इस तरह के जो केसेस है वो भी आपके पास आएंगे, बीइंग अ लायर आल्सो एंड बीइंग अ जज आल्सो। इसके अलावा ये है कि जिस तरह मैंने आपसे कहा कि गवर्नमेंट प्लान कर रही है, अभी प्लान नहीं हुआ, टाइम लेता है और मुमकिन है कि बहुत सारी ऐसी मतलब पावर्स इन्वॉल्व हों कि ये ना करने दें। ताना कल्चर जो है गवर्नमेंट का मतलब फ्यूचर प्लान है कि इसको फुली कंप्यूटराइज किया जाए, क्योंकि जो एशियन डेवलपमेंट बैंक आपने नाम सुना होगा, तो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने पाकिस्तान को जो लोन दिया था तो उसमें स्ट्रीम लाइनिंग, उस एक है एक्सेस टू जस्टिस प्रोग्राम के नाम से पूरा एक पैकेज है उनका, एक्सेस टू जस्टिस प्रोग्राम यानी इंसाफ तक रसाई का प्रोग्राम। तो उसमें ताना कल्चर और जुडिशरी जो है इसकी कंप्यूटराइजेशन भी शामिल है। वन विंडो तो खैर नहीं कह सकते, लेकिन एक्सेस टू जस्टिस है कि हर एक बंदे को इंसाफ तक मतलब रसाई मिले, ये मतलब उनका एक स्लोगन था। तो उस हिसाब से मतलब ये भी कहते हैं कि टू ब्रिंग ट्रांसपेरेंसी इन द जुडिशल एंड ताना कल्चर, ये मतलब उनका वो एक ओपिनियन है। तो मुमकिन है कि 4-5 साल में ये भी कंप्यूटराइज हो जाए। तो डेटाबेस जो है यहाँ पर हमारा मेन फिर टॉपिक होगा। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस क्या है? यूज्ड फॉर स्टोरिंग एंड मैनेजिंग डेटाबेसेस। क्या इसका मेन पर्पस है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का? स्टोरिंग एंड मैनेजिंग डेटाबेसेस। अब अगर हम थोड़ी सी डिफिनीशन या डिटेल्स में जाएं तो वी हैव सम डिफिनीशंस लाइक व्हाट इज डेटा, what is information, number 3 database, relational database and RDBMS, relational database management relational database management relational database management system। अब देखिए फर्स्ट मैं असल में फिलहाल ये चाहता हूँ कि कॉन्सेप्ट थोड़ा सा मैं इसमें क्लियर कर एमएस एक्सेस में, क्योंकि एक बार आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो इस्तेमाल भी इसका थोड़ा टेक्निकल है। और मैंने आपसे कहा कि 2 to 3% आपको ड्यूरिंग द प्रैक्टिस मतलब इस करंट जो सिनारियो है इसमें आपको जरूरत पड़ेगी ज़्यादा नहीं। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ने वाकई इम्प्लीमेंटेशन कर ली एक्सेस टू जस्टिस प्रोग्राम के अंडर कंप्यूटराइजेशन ऑफ द जुडिशरी एंड द ताना कल्चर, तो फिर तो बहुत ज़्यादा होगा। लेकिन एनी हाउ 2 to 3% अब भी इसका इस्तेमाल आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज डेटा? The facts and figures in a raw shape. Raw means यानी unorganized shape हम इसको कहते हैं।
क्या है? इज कॉल्ड डेटा. The facts and figures in an unorganized shape is called data. मतलब एक एग्जाम्पल मैं दे सकता हूँ कि कोई बंदा आपसे कहते कि अपने बारे में लिख ले, तो आप लिख लेते हैं कि मेरा नाम ये है, वालिद का नाम ये है, मैं फलां जगह का रहने वाला हूँ, एंड सो ऑन एंड सो. 1 2 3 4 5 6 सेंटेंसेस आपने लिख दिए. So in term of computer it is called data. In term of computer it is called data. अब देखिए इसमें अगर मैं सबसे कह दूँ कि सब क्लास के स्टूडेंट्स राइट अबाउट yourself, तो एक लिखेगा कि मेरा नाम ये है, वालिद का नाम ये है, ये मेरा डेट ऑफ बर्थ है, ये मेरी क्वालिफिकेशन है, फलां जगह का रहने वाला है. दूसरा भी लिखेगा. अब जरूरी नहीं है कि तरतीब यही हो. मतलब कोई कहेगा कि मैं फला जगह का रहने वाला हूँ, मैं ये नाम है, मेरे का बर्ती है, मेरे वालिद का नाम, आगे पीछे कर सकते हैं इंफॉर्मेशन को, क्या नहीं? तो अब देखिए इसमें जो नुकसान होगा, नुकसान ये होगा कि अगर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि सरसदा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करने वाले कौन कौन से स्टूडेंट्स हैं, तो अब 30 स्टूडेंट्स हैं. तो इन सब स्टूडेंट्स का मैं पूरा पैराग्राफ पढ़ूंगा कि इसमें किसने लिखा है कि मैं सरसदे का रहने वाला. बात समझ आ गई? तो डेटा में हमने क्या कहा कि इट इज द कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर्स इन अनऑर्गेनाइज्ड शेप और मैनर, या हम क्या कहते हैं? द कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर्स इन अरा शेप. Ra means unorganized. Clear? So, in other words, we say that in data, the facts are scattered. In data, the facts are scattered, and we require more work to understand the required information given in data. मेरे ख्याल में समझ आ रहा है. मतलब इसमें क्या होता है डेटा में कि जो इंफॉर्मेशन होती है, जो डेटा होता है, मतलब फैक्ट्स एंड फिगर्स होती हैं, स्कैटर्ड होती हैं. तो अगर मैं आपसे कह दूँ कि 1995 किसकी डेट ऑफ बर्थ है, तो मुझे पूरा देखना पड़ता है कि कहाँ पर किसी डेट ऑफ बर्थ लिखी है और कैसे लिखी है. तो मतलब ये कि आसानी से हम इससे इंफॉर्मेशन को गैदर नहीं कर सकते, कैटेगराइजेशन हम इसमें नहीं कर सकते. क्लियर होगी बात? अब देखें कंप्यूटर जो है, स्टार्ट में बिल्कुल हमने पढ़ा था कि कंप्यूटर इज अ मशीन दैट एक्सेप्ट्स डेटा and convert it into information. अब देखिए अगर हम डिक्शनरी टर्म्स को देख रहे हैं, मीनिंग्स इन डिक्शनरी फॉर डेटा एंड इंफॉर्मेशन, तो दोनों एक तरह से आपको मिलेंगी. और आमतौर पर भी हम यही, इवन कि मैं आप बोल रहा हूँ ना, तो कभी मैं ऊपर डेटा, कभी इंफॉर्मेशन, तो मीन्स कि दे आर सिनोनिम्स इन अ सेंस. आमतौर पर हम क्या समझते हैं कि डेटा और इंफॉर्मेशन एक ही चीज है. ओके, जाओ बैठ जाओ. ओके, मैंने क्या कहा कि आम जब हम इसको डिस्कस करते हैं तो हम ये समझते हैं कि डेटा और इंफॉर्मेशन एक ही, लेकिन इन टर्म्स ऑफ कंप्यूटर हम क्या कहते हैं कि द ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ डेटा इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन. Yes, the organized form
of data is called information. Clear? Means, yes, if someone asks you what is computer, so in the basic definition of computer also it is added. What is information? The organized form of data is called information. Clear? We also speak, computer is a device that, yes of course, that converts data to information. That converts data to information. So, in a sense, can we speak like this? That computer is a device that converts the unorganized form of data into organized form. बात समझ आ गई? So, the collection of facts and figures in an organized shape is called information. What is information? The collection of facts and figures in organized shape is called information. Clear? अब देखिए, using some statistical tool. Clear? मैंने अभी आपसे कहा ना कि अपने बारे में 2-4 सेंटेंसेस देखे, तो आप क्या लिखते हैं कि मेरा नाम ये, वालिद का नाम ये, मेरा रोल नंबर ये, फलां जगह से बिलोंग कर, मेरा एड्रेस ये। सेंटेंशियल फॉर्म में आपने लिखा। You wrote some things about yourself in a sentential form. Clear? अब देखिए, जब मैं इसको देखूंगा तो मुझे बहुत मुश्किल होगी। What is another approach to make a table? भाई, इधर मैंने लिख दिया serial number, name, father name, EOB and address. अब आप इसको देखें, वही इंफॉर्मेशन है, वही फैक्ट्स हैं, but if you write them in a tabular shape, clear? So some sort of organization comes in your facts and figures. नहीं, लेकिन मैं जिस बात पर मैं फोकस कर रहा हूँ वो ये कि जब आप करते हो तो कभी डेटा आगे करते हो, कभी पीछे करते हो, कभी इधर, कभी उधर। अब अगर टेबुलर शेप में डेटा आएगा तो आपको पता है किसमें सीरियल नंबर है, आपको पता है इसमें नाम, इसमें फादर, इसमें डेट ऑफ बर्थ और इसमें एड्रेस। तो some sort of organization comes in your data. Some sort of organization comes in your data. मेरे ख्याल में समझ हो जाए, ठीक है? अब देखिए, पार्ट थोड़ा सा मैं अटेंड करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। शुक्र ना ना समझ पा ओके, अब देखें प्लीज, क्या कर दिया मैंने? हाँ अब देखिए, अगर हम इसको टेबुलर फॉर्म में कर दें तो मैंने क्या कहा? Some sort of organization comes in your facts and figures. Clear?
but still it is data. But still it is data. क्यों? अब देखो, वजह ये है कि अब मैं अगर बोल के आपसे कह दूं ना कि तरकीब से आए, सीक्वेंस में आए, तो नहीं आते आप लोग, ठीक है? मतलब कोई नंबर वाइज आते हैं, या मेरे के अंदर पेशावर वाले सबसे पहले स्टूडेंट आ जाए, फिर सरसदा वाले आ जाए, फिर रमजान वाले आ जाए, बहुत भी मैं कोशिश करूंगा तो पॉसिबल नहीं है। एंड इन रियल वर्ल्ड आल्सो इट इज इम्पॉसिबल। अगर मैं ये कह दूं कि एक ग्रुप के हिसाब से पहले आ जाओ तो भी नहीं आते, मतलब किसी भी तौर से, मतलब it is a scattered world, and when you are collecting the facts always it is a scattered shape। अब आप देखें ना नादरा आर्ट्स में आप जाते हैं तो ऐसे तो नहीं होता ना कि इस उम्र के लोग पहले आए, ये आए, आज के दिन आ जाओ, कल जब चाहे तो वो चले जाते हैं। समझ आ गई? तो देखिए what is the Nadra doing? They are collecting data, facts and figures from the public। अब समझ आ गई बात कि नहीं? तो इंफॉर्मेशन क्या हुई? कंप्यूटर ऑपरेशन इसमें इन्वॉल्व हुआ और मीनिंगफुल रिजल्ट्स हमें अवेलेबल हुए। मसलन ये कि मैं ये कहता हूं कि वोटिंग के लिए एलिजिबल कौन लोग हैं, यानी जो 18+। अच्छा, मैं कहता हूं कि सरसदा से बिलोंग करने वाले कितने लोग हैं, आबादी इनकी क्या है। मैं ये कहता हूं कि मेल जेंडर के कौन लोग हैं, फीमेल जेंडर के कौन लोग हैं, मतलब हजारों, मतलब मुस्लिम कौन है, नॉन मुस्लिम कौन है, तादाद इनकी क्या है, कितनी है, कैसे है, and so on and so on। All these are called information। मेरे ख्याल में समझ लीजिए, ठीक है? नेक्स्ट वन इज द डेटाबेस। अब the collection of facts and figures at some centralized location, the collection of facts and figures, yes, at some centralized location, is called database। or the collection of data is called database। For an organization, it is very important that they must keep their data or information or database safe, or database safe। None of the organization can afford the loss of database
at any cost of database at any cost. For example, कोई एग्जाम्पल आप बता सकते हो कि क्या इसकी मिसाल हो सकती है? नहीं, अब आप ना देखें ना, ये यूनिवर्सिटी में आप आते हो ना, कॉलेज में, ये आपके अटेंडेंस रिकॉर्ड को रखते हैं, मार्क्स के रिकॉर्ड रखते हैं, आपकी फीसों का रिकॉर्ड रखते हैं, यानी कंप्यूटर खराब हो गया ना तो दूसरा ले लेंगे। लेकिन अगर कभी खुदा न खास्ता ऐसी सिचुएशन होगी कि ये सारी फाइलें ही गायब हो गई, मतलब पॉसिबल नहीं है कि रिकवर हो सके। चलो ठीक है, आप एडमिशन फॉर्म में दोबारा सबमिट कर लोगे, आपने 10,000 की फीस जमा की होगी ना, पसंद तो बताने का मकसद क्या है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये जो इंफॉर्मेशन है, डाटा है ना, इसका लॉस दे कैन नेवर अफोर्ड इट। मतलब एक और मिसाल मैं आपको दूं कि जब कंप्यूटराइजेशन नहीं थी, सम 91-92 की बात है, बेनज़ीर आई थिंक दौर था, आसिफ सॉरी ये क्या नाम था उसका, फारूक लगारी, ही वाज द प्रेसिडेंट, ठीक है ना। तो एक स्कैंडल हुआ था, मेहरान बैंक स्कैंडल। तो मेहरान बैंक स्कैंडल में हुआ यही था कि सम 16 बिलियन रुपीस, 16 अरब रुपए की अमाउंट बैंक से निकाली गई और रात को बैंक को आग लगा दी। तो क्या हुआ, अब कल किसके पास इंफॉर्मेशन था, डेटा था, फैक्ट था कि लोन किसने किया है? तो अभी तक मतलब कहते हैं मेहरान बैंक स्कैंडल और मेहरान बैंक स्कैंडल। तो मतलब इट वाज बाय फैक्ट इट वाज अ वेरी सिंपल केस। एक लोन लिया गया था और रात को सारा रिकॉर्ड जल गया। अब 16 अरब रुपए किधर गए, किसने लिए हैं, किधर गए हैं, कुछ नहीं पता। तो मकसद क्या है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए डेटा की सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इट मस्ट नॉट लॉस्ट एट एनी कास्ट। यहाँ पर देखिए मैंने कुछ टर्म इस्तेमाल किया, सेंट्रलाइज्ड लोकेशन। तो सेंट्रलाइज्ड लोकेशन का एडवांटेज ये होता है कि ये जितने बैंक्स हैं ना, सैकड़ों ब्रांचेस हैं। अब हर एक ब्रांच को आप इतनी सिक्योरिटी नहीं दे सकते जितनी आपने स्टेट बैंक में शावर होती है, ठीक है। इसी तरह से इतनी सिक्योरिटी आप इन चारों स्टेट बैंक को नहीं, जितनी कि आप स्टेट बैंक कराची को आप दे रहे हैं। तो जितने भी बैंक है पाकिस्तान के तमाम बैंक, इनका यूनिफाइड डेटाबेस दैट इज स्टोर्ड इन कराची स्टेट बैंक। उस टाइम तो ये था ना कि अमाउंट होती थी पैसे, तो वो भी आजकल आप देख रहे हैं ना, 4 की गाड़ियाँ हैं। तो ये जैसे ही 4-4:30 बजे हो जाए ना, बैंक के सामने खड़ा होकर कैश को कलेक्ट करके स्टेट बैंक ले जाते हैं, अगली सुबह फिर ये ब्रांच को पहुँचाते हैं। उन दिनों ये था ना कि कैश बैंक के अंदर ही पड़ी होती थी, मतलब कि जितनी भी कैश आती थी ना, तो सारी की सारी बैंक के अंदर होती थी। तो मतलब ये कि रॉबरीज और इस तरह के वो भी बहुत ज्यादा होते थे। तो मतलब अगर किसी ने रात के 10 बजे से फॉर एग्जाम्पल लोन इशू किया, तो किसको क्या पता है, क्योंकि सारी अमाउंट तेरे पास पड़ी है, मैनेजर के साथ आपने लग जब कर दिया, बस बात खत्म। बात समझ आ गई? तो इस वजह से मतलब फिर स्टेट बैंक ने ये प्रोसीजर अडॉप्ट किया कि 1 रुपया भी जब बैंक का टाइम खत्म होगा वो बैंक में नहीं रखेगा। तब इनके मजे हो गए ना, तुम्हारी सर्विस आगे जो काम मिले असली, क्योंकि 200 रुपीज पर लेख दे आर पेइंग टू देम इन सिक्योरिटी। मतलब 1 लाख, अगर 10 लाख रुपए ये सेंड करते हैं ना, तो मीन्स के 2,000 रुपए इनके जेब में चले जाते हैं, ये ट्रांसपोर्टेशन के कास्ट। लेकिन फायदा क्या होता है कि अगर कल पैसे गुम हो गए, कुछ भी हुआ, तो दे विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंपनसेशन एनी हाउ। डेटाबेस की समझ आ गई क्या? नहीं? ओके, नेक्स्ट है रिलेशनल डेटाबेस। रिलेशनल
database. Please. अच्छा, इसमें थोड़ा सा एक फेवर आपकी तरफ से मुझे चाहिए होगा। मैं कहता हूँ कि ब्रेक हम ना लें और 9:55 पर हम क्लास को करेंगे। तो ब्रेक की सीक्वेंस में हम चले जाते हैं। ओके, रिलेशनल डेटाबेस। अब देखो, यहाँ पर दो टर्म, एक है रिलेशन, दूसरा है डेटाबेस। तो डेटाबेस की डेफिनेशन आपने लिख ली, समझ आ गई? अच्छा, अब व्हाट इज रिलेशन? अच्छा, इन टर्म ऑफ, अच्छा, आमतौर पर हम रिलेशन का मतलब क्या लेते हैं? ताल्लुक, ठीक है ना? इन टर्म ऑफ डेटाबेस, रिलेशन मीन्स टेबल। मतलब हम इंग्लिश के लेक्चर में हम इसका मतलब क्या लेते हैं? ताल्लुक। लेकिन हम अगर कंप्यूटर और डेटाबेस की बात करते हैं, थोड़ा सा लिख लिया अपने साथ, इन टर्म ऑफ डेटाबेस, रिलेशन मीन्स टेबल। Yes. Relation means table. In relational database, the data is stored in computer system in the form of tables, where for a single database there may be one or more tables that contains the entire database. Next slide में देखिए थोड़ा, these tables are connected to one another in a proper manner, and whenever some information is required, it is collected from these tables. Note, एक थोड़ा सा नोट लेंगे। The rules for relational database are made
by EF code. EF code. ये एक टेस्ट है मैथमेटिक्स by EF code, C or double E code, and nowadays all database management systems follow those 12 those 12 rules. ये असल में EF कोड जो है ना, बेसिकली ही वाज अ मैथमेटिशियन। कंप्यूटर ने जब ग्रो करना शुरू किया तो फिर ये भी बात हुई कि कंप्यूटर के अंदर हम डेटा को स्टोर कैसे करें। तो EF कोड 1970s में इसने रूल्स बना दिए कि कंप्यूटर के अंदर आप डेटा को किस तरीके से स्टोर करोगे। तो ठीक है, उस टाइम तो मतलब कंप्यूटर इस काबिल नहीं था कि उस तरीके से कर सकता, लेकिन उन रूल्स के ऊपर फिर सॉफ्टवेयर बने। उन रूल्स के ऊपर फिर क्या बने? सॉफ्टवेयर बने, और उस तरीके से इन्होंने डेटा को स्टोर करना शुरू कर दिया। तो हम इसको EF कोड रूल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? EF कोड रूल्स बोलते हैं। ये 12 रूल्स है। कितने रूल्स हैं? 12 रूल्स। मतलब इसमें से एक जो हमने सबसे पहले पढ़ा ना, द डेटा मस्ट बी इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स। समझ आ गई? तो एक रूल मैंने सिर्फ आपको बता दिया, इसके अलावा और भी 12 रूल्स, उसकी जरूरत फिलहाल नहीं। समझ आ गई बात? एडवांटेज क्या मिली कि अगर फॉर एग्जाम्पल कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है दुनिया में कहीं भी, अगर वो इन 12 रूल्स को फॉलो करेगा तो दे कैन एक्सचेंज द इंफॉर्मेशन। बात नहीं समझ आ रही? देखिए, मैं एक मिसाल दूं यहाँ पर, ठीक है, कंप्यूटर से रिलेटेड तो नहीं है। अमेरिका ने पाकिस्तान और इंडिया दोनों पर पाबंदी लगाई कि जो न्यू टेक्नोलॉजी जो मतलब है मिलिट्री टेक्नोलॉजी, वो इनको फरोख्त नहीं करे। समझ आ रही? अब देखें, अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के अंदर वो मतलब ऐसा नहीं कर सकते। इस बात की समझ आ रही है? क्योंकि कल आप यूनाइटेड नेशन में अमेरिका के खिलाफ भी आप बोल सकते हो। तो देखिए, आपने ये ज्यादती पाकिस्तान के केस में किया है और इंडिया के केस में। इंडिया जब चाहती है कि हमें इंडियन टेक्नोलॉजी या इंडियन असलहा चाहिए, तो ये इजराइल को रिक्वेस्ट कर देता है कि आप अमेरिका से ये असलहा खरीदें, हम आपसे खरीद लेंगे। बात समझ आ गई है? तो अब इसमें क्या होता है कि अमेरिका इन अ पैकेज इजराइल को वो सारा असलहा दे देता है। अब इजराइल से फिर क्या करता है? इंडिया ले लेता है। तो अब पाकिस्तान का कोई भी सफारती ताल्लुक इजराइल के साथ नहीं है, तो इजराइल के खिलाफ भी बोल भी नहीं सकते। बात समझ आ गई है? तो यहाँ पर एक मिसाल मैंने इस वजह से दी कि अगर फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान और इजराइल एक दूसरे को तस्लीम करेंगे तो फिर ये मतलब सिचुएशन नहीं होगी। और ये मुशर्रफ एक जो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान था, उसने ये कोशिश की कि इजराइल को मतलब हम कंसिडर कर लें, मतलब एक्सटेंट को हम कंसिडर कर लें, लेकिन जो भी हुआ वो नहीं हो सका। बहरहाल शायद फायदा भी मिले, नुकसान भी हो सके, बट एनी हाउ स्टिल इट इज। अब देखिए, अरब और इसराइल का भी यही मसला है कि इसराइल जब अरबों पर हमला करता है ना, तो अक़वाम मुत्तहिदा में वो इससे भी पास नहीं हो सकता वो बिल कि वो कहते हैं यार आप तो इसको कंसिडर ही नहीं करते, और इसराइल भी कहते हैं आप तो हमारा वजूद ही नहीं मानते। तो मतलब क्या होता है कि यार आप हमारा वजूद तस्लीम करो। बात समझ आ रही है? तो जब आप तस्लीम करोगे तो फिर आपके ऊपर अक़वाम मुत्तहिदा के रूल जो है अप्लाई होंगे। सेम इज द केस ओवर हियर कि अगर आप फॉर एग्जांपल डेटा को आपस में एक्सचेंज करोगे
तो हर एक ने जो EF कोड इसके 12 रूल्स हैं। कितने रूल्स हैं? अगर ये होंगे तो दुनिया में आप कहीं भी होंगे तो आप इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकेंगे, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल तो है लेकिन अच्छा नेक्स्ट जो है क्या है? RDBMS। क्या है RDBMS? रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अच्छा, now what is RDBMS? कुछ पता है? It is a software. It is a software. It is a software. It is a software that is designed on the basis of EF code rules. EF code rules. On the basis of EF code rules for management of databases. For the management of databases. अब देखो यहां पर डेटाबेस क्या है? वो डेटा जो आप प्रोवाइड करोगे, यानी डेटाबेस नाजरा के केस में क्या है? हम जाते हैं ना उनको अपनी इंफॉर्मेशन देते हैं, तो जितना भी हम देते हैं इंडिविजुअल डेटा उधर जाके वो कलेक्ट करते हैं। कलेक्टिवली इट इज कॉल्ड व्हाट? डेटाबेस। इस बात समझ आ रही है? यानी हम इंडिविजुअली जाते हैं ना, वी आर गिविंग आवर डेटा, दे आर कीपिंग इट टुगेदर। कलेक्टिवली इट इज कॉल्ड व्हाट? डेटाबेस। क्लियर? अब RDBMS क्या है? रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। एक सॉफ्टवेयर है जो बना कैसे है? EF कोड के 12 रूल्स पर बना है और उसका काम क्या है? उस सॉफ्टवेयर इस तरह MS Word Excel है ना, ठीक है? इस तरह इस सॉफ्टवेयर का काम क्या है कि जो इंफॉर्मेशन हम नाज़रा को देते हैं या डेटा, वो तमाम का तमाम अपने पास सॉफ्टवेयर में मैनेज करता है, स्टोर करता है। तो उस सॉफ्टवेयर को हम क्या बोलते हैं? RDBMS। ऑर्गेनाइज करते हैं, बल्कि ऑर्गेनाइज करें या ना करें उसके मैनेजमेंट करता है, पूरी मैनेजमेंट करता है। क्लियर? अच्छा, अब देखिए a number of RDBMS are available in मतलब मैंने कहा ये सॉफ्टवेयर RDBMS क्या है? इट इज अ सॉफ्टवेयर। इस सॉफ्टवेयर का काम क्या है? फॉर बेटर मैनेजमेंट ऑफ योर डेटाबेस। तो डेटाबेस क्या है? वो तमाम डेटा जो हमने दिया और उसको नाज़रा या किसी भी जहां पर जिस तरह कॉलम में पड़ा है, तो फर्टिला कॉलेज के केस में ये तमाम क्या है? डेटाबेस है। अब इसके लिए जो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होता है उसको हम क्या बोलते हैं? RDBMS। उसको हम क्या बोलते हैं? RDBMS, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इस बात को समझ आ गई? अच्छा, अब देखो, अब RDBMS का सबसे पहला काम क्या है कि जिस तरह मैंने कहा ना कि EF कोड के रूल्स को ये अप्लाई करता है।
तो नंबर 1 क्या होगा कि इस डेटा को वो टेबुलर शेप में स्टोर करेगा। कैसे शेप में स्टोर करेगा? मैंने कहा 1 आर मेनी टेबल्स। कैसे? 1 आर मेनी टेबल्स। अब देखिए समझदार है, ठीक है? अच्छा, अब देखिए मैंने कहा कि जिस तरह देखें नोटपैड का क्या काम है ये बता रहा हूं। किसका? नोटपैड का। नोटपैड का नाम सुने? नोटपैड का नाम सुने? ये आप देखें ना यहाँ पर। नोटपैड क्या है? जिस तरह MS वर्ड है, लिसन, नोटपैड में भी आप टाइपिंग कर सकते हैं, लेकिन फोन्स वगैरह और जो डिफरेंट वो फैसिलिटीज वहां पर है वो सारी समझ आ गई? इसी तरह प्लीज, इसी तरह से वर्ड पैड है, वर्ड WOR, एक क्या है? नोटपैड, दूसरा क्या है? वर्ड पैड। तो वर्डपैड क्या है? इट इज आल्सो लाइक MS वर्ड, लेकिन फीचर्स इसमें से थोड़े ज्यादा है। और MS वर्ड तो आप जानते हैं, तीनों का काम एक जैसा है, लेकिन फैसिलिटीज के बेसिस पर हम इनके प्राइसेस भी मुकर्रर करते हैं और यूजेस भी हम मुकर्रर करते हैं। इस बात की समझ आ गई? इसी तरीके से सेम इज द केस कि जब हम RDBMS की बात करते हैं तो मार्केट में इन यूज है तो बहुत सारे, ये 3-4 जो है ये बहुत मतलब कॉमनली यूज होते हैं। एक है MS Access, नहीं, Oracle, SQL सर्वर, Teradata, Lotus Notes, Excel। इसके अलावा और भी है। अच्छा, MySQL है, MySQL है, वगैरह वगैरह। मतलब मैंने कहा ना कि RDBMS क्या है? इट इज अ सॉफ्टवेयर। तो हर कंपनी ने अपने अपने सॉफ्टवेयर बनाए हैं। हर कंपनी ने क्या क्या है? अपने अपने सॉफ्टवेयर बनाए हैं। तो मैंने कहा कि और इसके अलावा भी है बहुत सारे हैं, लेकिन ये जो 5-6 है दीज आर वेरी कॉमनली यूज्ड। मतलब कि 5-6 कॉमनली यूज का मतलब है कि मतलब अगर मैं अभी तक अपने इस प्रोफेशन में रहा हूँ तो टेराडाटा और लोटस नोट्स के अलावा ये 4 मतलब मैंने यूज किए हैं, ठीक है? टेराडाटा इसलिए नहीं कि इट इज वेरी मच एक्सपेंसिव, इसके प्राइस कोई तकरीबन कोई 4 करोड़ प्राइस, सिर्फ सॉफ्टवेयर की प्राइस। ये जो है दादरा, it is using SQL server and Teradata at the back. तो Teradata actually जो प्रोडक्ट है वो Oracle का है, समझ आ गई? तो Oracle की जो Oracle को ब्लैक में भी बिकता है, ब्लैक में भी बिकता है, लेकिन इसकी जो एक्चुअल प्राइस है ना वो 30 लाख प्लस Oracle की जो प्राइस, लेकिन हम मार्केट से तो वो ले लेते हैं, वो चाइना वो क्या होगा बहरहाल, लेकिन एक्चुअल जो Oracle का प्रोडक्ट है उसका कोई 30 लाख प्लस उसकी प्राइस। लेकिन जो दूसरा है टेराडाटा, ये मतलब पाकिस्तान में इसकी जो प्राइस है ना वो सबको 3.5 करोड़ अच्छा, अब देखो Ayoni Mikana. Agawi,
कोर्स है प्लीज। इसमें जो है इंट्रोडक्शन टू एमएस एक्सेस है। इंट्रोडक्शन टू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। Please. तारा सट पे चलता नहीं शीप होगा। सीधा हो के बैठो सीधा। मैंने तो खैर बदली है। क्या आप खड़ा हो जाओ। नहीं। अच्छा प्लीज। हाँ उस तरह से इंटरव्यू ले लेते हैं, ठीक है। ये आप खाम घूमते हो ना, तो ये क्यों घूमते हो आप? प्लीज बोलो साथ में, प्लीज। नाम आपका क्या है? बेटा। क्या? ये क्या बयान करते हैं? कोई फसल के हो शेताना को मोकोलो मिलाद को मोकोलो अक्सर मोकोलो कल अपने आप को ऐसा बाउसूल नहीं, we will follow the rules and regulations। तो कभी मैंने देखा है कि नहीं मैं बॉल ले सिर्फ बॉल ले जज फिर याद अच्छा प्लीज थोड़ा पढ़े बहुत नहीं पढ़ा। अच्छा देखिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस जो है it is an RDBMS। What is Microsoft Access? It is an RDBMS developed by Microsoft Corporation। MS Access is an RDBMS It is an RDBMS developed by Microsoft for the purpose of developed by Microsoft for the purpose of managing small, medium databases। मतलब ये अगर डेटा हमारे पास कम हो, एक छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन हो, तो उसका डेटा मैनेजमेंट के लिए हम
माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को यूज करें, मतलब ह्यूज डेटाबेसेस के लिए नहीं। मतलब अगर मैं ये कह दूँ कि पेशावर यूनिवर्सिटी जो है एग्जामिनेशन सिस्टम को कंडक्ट करने के लिए MS एक्सेस को यूज करे, तो इट विल बी अ वेरी वेरी रॉन्ग डिसीजन। बात समझ आ गई? कैपेबिलिटी है ना, मतलब टेक्निकल हम स्टूडेंट्स पूछते हैं तो मैं ये कहता हूँ ना कि अगर आप फॉक्सी गाड़ी नहीं भी फॉक्सी गाड़ी जानते हैं एग्जैक्टली वो शक्ल की ऐसी होती है ना, तो उसकी अपनी कैपेसिटी है, प्राइस भी इसका अलग है। अब मतलब अगर थोड़ी बड़ी गाड़ी ले रहे हैं तो प्राइस भी ज्यादा है। तो डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट, अब मतलब अगर मैं ये कहूँ ना कि MS एक्सेस की जो प्राइस है मार्केट में, तो इट इज मतलब एक तो हम प्लीज जब MS ऑफिस इंस्टॉल करते हैं ना तो वर्ड एक्सेल पावरपॉइंट एक्सेस सब इकट्ठे इंस्टॉल होता है। तो संभव अगर हम ऑफिशियल कॉपी भी इसकी खरीद लें तो संभव कोई 3-4 हज़ार की इसकी ऑफिशियल कॉपी है MS ऑफिस की, तो मतलब बहुत कम प्राइस है। अनऑफिशियल प्राइस ये है ना कि जो माइक्रोसॉफ्ट का ओरिजिनल वर्जन आप खरीदते हो ना, तो लाइसेंस वर्जन जो आपको मिलता है तो दैट इज कॉल्ड ऑफिशियल कॉपी। अनऑफिशियल कॉपी ये है कि हम मतलब से 50 रुपए में सीडी खरीद और वो सीडी में आपने पायरेट बात समझ आती है। तो मीन्स की वजह से तो 50 रुपए में ये मिल जाता है, लेकिन आप जिस तरह ऑरेकल है उसकी जो ऑफिशियल प्राइस है दैट इज 35 लाख प्लीज, दैट इज 35 लाख रुपीस, लेकिन बाजार में हम 50 रुपए वो सीडी खरीद लेते हैं। तो पायरेटेड वर्जन है वो ऑरेकल का, मतलब यू आर अंडरस्टैंडिंग। असल में ऑरेकल भी जो है इसका भी पायरेटेड वर्जन ऐसा है कि आप इसको कमर्शियल डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। मतलब ये अगर पकड़े गए ना तो फिर खैर नहीं है। मसलन अगर मैं ये कहूँ ना कि से पेशावर यूनिवर्सिटी एक पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी है, वो कहती है 50 रुपए में ऑरेकल की सीडी खरीद लेना, इस पर मैनेज करे, लेकिन जब पकड़ी गई ना तो इसकी जो पेनल्टी होगी ना वो फिर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के उससे भी बस नहीं कर पाएगा जी, एग्जैक्टली। तो फिर उसमें ये मसला आ जाता है। तो यहाँ पर मतलब जो मतलब हम इस्तेमाल करते हैं ना पब्लिक सेक्टर में खासकर सरकारी, तो वो फिर सबसे पहले ये बात करते हैं कि हमें सॉफ्टवेयर आप ओरिजिनल खरीदिए बाहर का। तो MS एक्सेस स्मॉल डेटाबेसेस के लिए यूज होता है या फिर मीडियम डेटाबेसेस के लिए यूज होता है? किस तरह के डेटाबेस के लिए? मसलन ये फ्रंटियर का कॉलेज है ना, इसके अगर बहुत भी ज्यादा होंगे तो मेरा ख्याल है कि अगर 1992 में एस्टैब्लिश हुआ 91 तो आप इनकी तमाम टोटल तादाद जो है 10,000 स्टूडेंट्स की तादाद ज्यादा नहीं होगी अगर सबका मिला मतलब मैंने मैक्सिमम का। तो आप इस तरह का अगर आप कोई ऑर्गेनाइजेशन है प्लीज, तो इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन के लिए फिर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस जो है इट इज अ गुड सॉफ्टवेयर। इसी तरह बीइंग अलाइव, अगर आप ये कहते हो कि मैं अपने क्लाइंट्स का रिकॉर्ड और डेटा अपने पास रखना चाहता हूँ, ठीक है, तो मतलब अगर बहुत ज्यादा भी आपके होंगे तो कितने क्लाइंट्स होंगे, तो MS एक्सेस जो है इस तरह के डेटाबेस मैनेजमेंट के लिए जो है इट इज एनफ। समझ आ गई बात? लेकिन अगर मैं ये कह दूं कि नादरा का तमाम डेटा, तो इसकी मिसाल ऐसी होगी ना, कंटेनर को कच्ची डिवाइस जैसे ट्रक वाले चीज, अगर एक लम्हे के लिए आप एज्यूम करना कि सुजुकी वैन दादी का ऊपर उठा तो नहीं कर सकते, आप ये समझ लेना कि इसके ऊपर आपने वो पूरा कंटेनर रख दिया, तो सोचे कि कितना क्या हालत होगी। समझ आ गई? तो एग्जैक्ट मिसाल इसकी ऐसी है कि हर एक प्रोडक्ट की यहाँ पर जो आपको नजर आती है इनकी अपनी कैपेबिलिटी है। तो अगर फॉर एग्जांपल आप वेरी ह्यूज और वेरी लार्जर डेटाबेसेस आपके हैं, तो फिर उस तरीके से आपको इनमें से कुछ चूज करना पड़ेगा कि विच वन इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट। हाँ मतलब
यूरोप अमेरिका में जो मीडियम ऑर्गेनाइजेशन हैं या लार्जर ऑर्गेनाइजेशन जो फाइनेंशियली वीक होती हैं, यानी इनके पास पैसे नहीं होते इतने ज़्यादा, तो वो फिर MySQL यूज करते हैं। MySQL इट इज आल्सो एन RDBMS, बस फायदा ये है कि इट इज फ्री। वन ऑफ द वेरी स्टेबल एंड वेरी एक्सीलेंट RDBMS available on free, ये बस इसकी एडवांटेज। तो Oracle है, SQL सर्वर है या Teradata है या Lotus Notes है, तो मीन्स के अगर फॉर एग्जांपल कोई अगर जिनके पास करोड़ों के फंड्स आते हों, then they can afford these ones। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल ऐसी अगर इस तरह पेशावर यूनिवर्सिटी हो गई कि गवर्नमेंट ने कभी ग्रांट दी या नहीं दी, खतरा भी है कि मैं मिसाल के तौर पर कहता हूँ, तो फिर ऐसी सूरत में फिर इनके लिए MySQL जो है इट इज अ बेस्ट RDBMS। बात समझ आ गई? सो अब देखिए यहां पर हाउ टू वर्क विद MS Access। अच्छा, इसमें भी कोशिश करूंगा कि मैं 2 लेक्चर्स लूँ, ठीक है ना, MS Access में भी तो कोशिश करूंगा, क्योंकि आपके कोर्स में सिर्फ इंट्रोडक्शन इतना है नहीं, तो मैं कोशिश करूंगा कि 2 लेक्चर में MS Access को मैं वाइंड अप करूँ। समझ आ गई बात? मतलब देखिए जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है उतनी, बाकी में प्रैक्टिस है, जिस तरह रिकॉर्डिंग आपकी हो रही है, ठीक है। तो ठीक है ना, तो ये मतलब रिकॉर्डिंग हो रही है, तो मतलब फिर आप प्रैक्टिस बेशक करें इसके ऊपर, ठीक है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि 2 लेक्चर में मैं इसको कवर अप करूं। तो हाउ टू वर्क विद MS Access, तो तरीका क्या है कि नंबर 1 प्लीज क्लिक ऑन स्टार्ट मेन्यू, देन क्लिक ऑन ऑल प्रोग्राम्स। नंबर 2 क्या है? क्लिक ऑन ऑल प्रोग्राम्स। अब यहां पर आपको अवेलेबल होगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, कहीं है? ये है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। तो देखिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में आप देखें ना, MS Access प्लीज, MS Excel, OneNote प्लीज, PowerPoint, MS Word, Office 2010 टूल्स। तो क्या करेंगे आप? क्या करेंगे? MS Access के ऊपर आप लोग क्लिक कर लें। सो क्लिक ऑन द Microsoft Access, so you can observe the Microsoft editor on the screen now, observing the Microsoft editor on the screen now। अब देखें यहां पर थोड़ा सा अगर आप इसको देख लें तो वही तरीका है, यहां पर टाइटल बार, मेन्यू बार, ठीक। तो when you logging it for the very first time, logging for the first time, जी, लॉगिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, तो ये आपसे पूछते हैं क्रिएट अ डेटाबेस, ये आपसे क्या कहती है? क्रिएट डेटाबेस। तो अब देखिए ना, अगर ये डिफिनीशन जो मैंने की, तकरीबन आधा लेक्चर मैंने इन डिफिनीशन में ले लिया। रीजन इसकी क्या है कि डेटाबेस की डिफिनीशन में मैंने आगे क्या कहा, कुछ याद है? The collection of data is called database. The collection of data is called
तो दूसरे अल्फाज में मैं ये कहूंगा कि इट इज अ कंटेनर. What is a database? It is a container that keeps your data safe. What is a database? It is a container which keeps our data safe. तो देखिए, हाँ बिल्कुल परमानेंट. अगर आप कहते हो कि इसको आप डिलीट कर लो तो कर सकते हो, अदरवाइज इट विल स्टोर ऑन हार्ड डिस्क. बात समझ आ गई? तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे? वी विल क्रिएट अ ब्लैंक डेटाबेस. तो क्या करें आप? ब्लैंक डेटाबेस. ये देखिए नजर आ रहे हैं ना, क्या लिखा हुआ है? ब्लैंक डेटाबेस. क्या लिखा हुआ है? ब्लैंक डेटाबेस. तो देखिए यहां पर लिखा हुआ है, देखिए ब्लैंक डेटाबेस, बिल्कुल खाली पेज आपको नजर आ रहे हैं. यू ऑब्जर्व अ टोटली ब्लैंक पेज, और यहां पर लिखा है फाइल नेम. तो इसमें यह है कि नाम सबसे पहले आपसे वो मांगता है. क्यों? कि जब आप डेटा को सेव करना शुरू करें तो वो फिर इस फाइल के अंदर जाकर सेव हो. बात समझ आ गई? तो देखो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करें आप? क्लिक ऑन ब्लैंक डेटाबेस. नंबर 2, give appropriate name to the database file. Say for example FLC Peshawar. मैंने क्या नाम दिया इसको? फ्रंटियर लॉ कॉलेज पेशावर. अब देखें, तो यहां पर मैं क्या कर लूंगा? अप्रोप्रिएट नेम. एडवांटेज ये होता है कि व्हेन यू हैव मल्टीपल डेटाबेसेस लेटर ऑन, तो आपको फिर पता होगा कि मेरी डेटाबेस इसमें से कौन सी है. क्लियर हो गई बात की नहीं? तो मैंने क्या कहा? FLC पेशावर, फ्रंटियर लॉ कॉलेज पेशावर. और आप लोकेशन भी चेंज कर सकते हो, डेस्कटॉप पर करना चाहते हो, बाय डिफॉल्ट ये डॉक्यूमेंट्स के अंदर सेव होता है. ठीक है, C ड्राइव पर, D ड्राइव पर, जिधर आपका जी चाहे आप कर सकते हो. बट एनी हाउ, क्लिक ऑन क्रिएट प्लीज. क्या करें आप? नंबर 3, क्लिक ऑन क्रिएट बटन. तो देखिए मैं ये क्लिक कर रहा हूं. अच्छा, अब देखिए ये जो आपको स्क्रीन नजर आ रही है ये चेंज हो जाएगा. ये जो मसला आ रहा है सिर्फ मेरे लैपटॉप में आ रहे हैं, आपके साथ फिर शायद ना आए. ठीक है ना? नहीं इंस्टॉल है, कुछ फीचर्स जो है वो नहीं है इंस्टॉल. ठीक है ना? तो अब देखें, द स्क्रीन हैज बीन चेंज. यहां पर आप देखें तो स्क्रीन चेंज हो गया. तो नजर आपको क्या आ रहा है यहां पर? वही टाइटल बार, मेन्यू बार, टूल बार. लेकिन आप देखें टूल बार आपको बिल्कुल चेंज नजर आ रहे हैं. यहां पर आपको ऑल एक्सेस ऑब्जेक्ट्स और ये टेबल्स. अब देखिए डेटाबेस का नाम क्या है यहां पर? FLC पेशावर. What is the name of database?
FLC पेशावर जो यहाँ पर मैंने आपके सामने दे दिया। व्यू पर है सर, सेकंड ऑप्शन नीचे देखिए सर, ये वाला तो ये वाला नाम आपको यहाँ पर टाइटल बार में नजर आ रहा है। यू कैन ऑब्जर्व इट हियर ऑन द टाइटल बार। रिकॉर्डिंग में आ रहे हैं, फिर आप बेशक रिकॉर्डिंग को देख लेंगे तो फिर आपको ज्यादा क्लियरली नजर आ जाएगा। ठीक है, तो टाइटल अब देखिए लेफ्ट मोस्ट कॉर्नर नेविगेशन बार, इसमें आप देख लेना आपके सामने लिखा हुआ है टेबल 1। क्या लिखा हुआ है? टेबल 1। तो देखिए अगर फ्रंटियर लॉ कॉलेज है तो इसमें डेटा किस किस्म का होगा, पहले हम ये थोड़ा ऑब्जर्व करते हैं। अगर फॉर एग्जांपल नेक्स्ट आप टाइटल दिया ना क्रिएटिंग टेबल्स इन डेटाबेस। स्टेप नंबर 1, categorize data of your organization। सबसे पहले आप क्या करें, डेटा की कैटेगराइजेशन आप करें। बाकी इंशाल्लाह हम जो है नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे। ठीक है, सिर्फ मैं बता दूं कि अगर FLC है, FLC पेशावर, तो इसका डेटा कैसे होगा? नंबर 1 एम्प्लॉयज रिकॉर्ड। ठीक, मतलब अगर इस केस में है तो इसमें क्या होगा? नंबर 1 एम्प्लॉयज रिकॉर्ड। तो एक टेबल बनेगा एम्प्लॉयज का। क्या बनेगा? एम्प्लॉयज का। दूसरा क्या होगा? स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स का। अब एम्प्लॉयज है ना, तो एम्प्लॉयज को सैलरीज भी तय होती है। हाँ, तो आप क्या लिख लेंगे इधर? तीसरा एम्प्लॉय सैलरीज। मैं मतलब थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, इसी तरह अगर स्टूडेंट्स हैं तो स्टूडेंट फीस, नंबर 5 क्या है? स्टूडेंट अटेंडेंस एंड सो ऑन। तो ये कम से कम 5 टेबल्स मतलब मुख्तसर तौर पर मैं कहती आपके पास बने। आई थिंक ये समझ में। तो डेली डिश का क्या मतलब है कि और भी टेबल्स आपके पास हो सकते हैं। मसलन एग्जाम, सेमेस्टर, कोर्सेज, प्रमोशन वगैरह एंड सो फोर्थ। तो मीन्स कि अगर बहुत ही कम भी आपके पास पर्टिकुलर कॉलेज में टेबल्स बनेगी तो कम से कम 10 से 15 तक तो टेबल्स आपके पास ही बनेगी। समझ आ गई? तो आप देखिए MS एक्सेस क्या है? इट इज RDBMS। MS एक्सेस बाय सेल्फ क्या है? RDBMS। ये जो नाम है ये किसका नाम है? डेटाबेस का। ये नाम हमने देखा, गिव एप्रोप्रिएट नेम टू द डेटाबेस। मतलब मैं क्या था? FLC पेशावर। ये क्या है? डेटाबेस का। और डेटाबेस है ना, अब डेटाबेस के अंदर टेबल्स है। डेटाबेस के अंदर क्या है? टेबल्स है। तो ये देखिए एक टेबल, दूसरा टेबल, तीसरा टेबल, चौथा टेबल और 5वां टेबल एंड सो फोर्थ। जितने भी और आपको रिक्वायर्ड होंगे वो भी आप बना सकते हैं। समझ आ गई? मेरा ख्याल में आज के लिए
I am Syed Irfanullah from Frontier Law College, Peshawar.